हेलो दोस्तों, नमस्कार। संगम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। उत्सर्जन तंत्र हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि हम लोग जो खाते पीते हैं उनमें कुछ पोषक पदार्थ होते हैं। पोषक पदार्थों के पाचन से कुछ उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं या जो उनका अवशेष बचता है वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। इसलिए जो हानिकारक चीज़ें हैं वो हमारे शरीर से निकलनी ज़रूरी होती हैं। तो इसी हानिकारक उत्सर्जी पदार्थों के बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। आज हम उत्सर्जन समझेंगे और कैसे उत्सर्जन की क्रिया में उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है और कुछ छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन के क्या विशेष अंग पाए जाते हैं। तो समझते हैं इस बात को, देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक सिस्टम होता है कि जितने भी बड़े जीव जंतु होते हैं उनमें सब एक सिस्टम होता है उत्सर्जन तंत्र को। उत्सर्जन तंत्र जिससे चलता है उसमें पूरा सिस्टम होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उस सिस्टम में जिनसे उत्सर्जन तंत्र बनता है। तो शरीर से हानिकारक उपापचयी पदार्थों का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इन सब को करने के लिए, उत्सर्जन की क्रिया करने के लिए उत्सर्जन तंत्र होता है। तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनमें उत्सर्जन की क्रिया होती है कुछ विशेष अंगों के माध्यम से। हमारे अंदर भी कुछ विशेष अंग होते हैं उत्सर्जन तंत्र में, वही ही उत्सर्जन करते हैं। तो जंतुओं, और इधर लिखा है उत्सर्जी अंग, अमीबा। अमीबा एक प्रोटोजोआ होता है और ये एक प्रोटिस्ट परजीवी होता है जिसमें विसरण की क्रिया के द्वारा CO2 निकलती है। यानी कि अमीबा जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है उसे CO2 बनाता है। जो उत्सर्जी पदार्थ होता है ये अगर बाहर नहीं निकालेगा तो उसके लिए हानिकारक रहेगा, यानी कि ये हानिकारक जहरीले पदार्थ होते हैं CO2। और परासरण की क्रिया के माध्यम से अमोनिया। परासरण की क्रिया जब तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर जल के अणु बढ़ते हैं तो उसको परासरण कहते हैं। विसरण में CO2 गैस उसकी त्वचा से बाहर निकल जाती है। चपटे कृमि जो टेप वर्म पाए जाते हैं आंतों में, ये क्या होते हैं? टेप वर्म। चपटे कृमि, टेप वर्म, ठीक, टेप वर्म जो पाए जाते हैं मनुष्य की आंतों में पाए जाते हैं। ये बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं वही। तो इनमें फ्लेम सेल्स होती हैं जिससे ये उत्सर्जन करते हैं। यानी कि बच्चे जो खाना खाते हैं उस खाने को ये अपने आप खा लेते हैं, बाकी बच्चे फिर सुखड़े रह जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि हाँ, हाथ पैर डोरा पेट कटोरा, वही उनका हाल हो जाता है। मतलब पेट बड़ा होता है लेकिन हाथ पैर कुछ नहीं होते, हाथ पैर छोटे छोटे रह जाते हैं। दूसरे होते हैं गोलकृमि, ये भी परजीवी ही होते हैं। इनका उत्सर्जन अंग नेफ्रीडिया होता है। कीड़े मकोड़ों में मैलपीघियन नलिकाएं पाई जाती हैं जिनके माध्यम से कीट उत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करते हैं। क्रस्टेशियन, झींगा, इसमें आते हैं झींगा ग्रीन ग्लैंड्स, यानी झींगा जो होते हैं वो ग्रीन ग्लैंड्स के माध्यम से अपना उत्सर्जन करते हैं। मोलस्क और कशेरुकी। मोलस्क जो मुलायम शरीर वाले से घोंघा है और जोंक है, ये सब किडनी के माध्यम से ही अपना उत्सर्जन करते हैं। कशेरुकी प्राणी भी किडनी से, जिनमें ये पीछे कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो कशेरुकी प्राणी कहलाते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे और लिख लीजिएगा। इनमें से कोई ना कोई ऑप्शन में फंस सकता है तो इसको हम इरेज कर लेंगे। हमारा जो मेन चैप्टर है वो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र है। तो मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र के हमने यहाँ पर एक मुख्य जो अंग होते हैं उनका चित्र बना रखा है। तो यहाँ पर लिख लिए मानव का उत्सर्जन तंत्र। मानव का उत्सर्जन तंत्र। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में मुख्य अंग इनकी किडनी होती है। बाकी इनके सहायक अंग होते हैं। तो मनुष्य के उत्सर्जन अंग में एक जोड़ा वृक्क होते हैं, एक जोड़ा वृक्क यानी कि किडनी, और 2 ये नलिकाएं पाई जाती हैं, 2 मूत्र नलिकाएं पाई जाती हैं। मूत्र नलिका होती हैं, इनको कहते हैं यूरेटर। और एक ब्लैडर पाया जाता है, यूरिन ब्लैडर, जिसे कहते हैं मूत्राशय। ये क्या होता है? मूत्राशय होता है, इसको कहते हैं यूरिन ब्लैडर।
और मूत्राशय के बाद में यूरेथ्रा क्या आती है, मूत्रवाहिका, यानी कि मूत्र नली या मूत्रवाहिका, इसका नाम होता है यूरेथ्रा। ठीक है, ये सभी अंग होते हैं। ये इस चीज़ को किडनी कहा जाता है। ये संख्या में 2 होती हैं। ये सेम के बीज के आकार की होती हैं किडनी। किडनी के अंदर ऊपर एक वृक्क धमनी बनी है, एक वृक्क सिरा है। तो किडनी को अंग्रेजी में रीनल कहा जाता है, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में रीनल कहा जाता है। तो वृक्क धमनी को रीनल क्या कहा जाता है, रीनल आर्टरी कहा जाएगा, और वृक्क सिरा को रीनल वेन कहा जाएगा, रीनल वेन कहा जाएगा। ठीक, वृक्क धमनी इसके अंदर एंटर करती है और वृक्क सिरा बाहर निकलती है। ठीक, यूरेटर और ब्लैडर, ये वृक्क किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। ये कैसे होता है अभी समझेंगे वीडियो में आगे। यूरेटर ये लगी होती है, ये मूत्र को यहाँ तक ब्लैडर तक मूत्र इकट्ठा होता है। मूत्र का जो है उत्सर्जन तंत्र का जो संपर्क होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र से होता है। जब तक मतलब हम चाहें तभी यूरिन बाहर आएगा, नहीं तो यूरिन तब तक बाहर नहीं आएगा। मतलब हमारे तंत्रिका तंत्र पे इसका कंट्रोल होता है। बच्चों में नहीं होता है, मन होता है तो बिस्तर पे करते हैं, मन होता है तुम्हारे पास खेल रहे हैं तब भी कर देंगे। उनके पास इतना जो है कंट्रोल नहीं होता। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं वैसे वैसे उनका कंट्रोल होता जाता है। और लास्ट में ये है यूरेथ्रा, इससे बाहर मूत्र जब इकट्ठा होकर बाहर निकल जाता है। अब हम लोग समझेंगे कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग क्या क्या काम करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि किडनी का निर्माण कैसे होता है या किडनी की संरचना क्या होती है। तो किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है, ये लिखा हुआ है हमने। किडनी के बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है और किडनी के आंतरिक भाग को मेड्यूला कहा जाता है। किडनी एक सेम की बीज की आकृति की होती है और इसकी लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये आपके सामने एक किडनी का चित्र बना हुआ है और ये किडनी के बाहर का भाग जो है वो कॉर्टेक्स है और किडनी के आंतरिक भाग को ये जो है इसको मेड्यूला कहा जाता है। इसी में यहाँ पर एक लंबी सी संरचना बनी होती है जिसको लंबी कुंडलीकृत नलिका कहते हैं। ये होती है नेफ्रॉन, ये होती है नेफ्रॉन। ठीक है, इसके अंदर एक ये प्रवेश करती है, इसको वृक्क धमनी कहते हैं। यहाँ पर एक रीनल आर्टरी वृक्क धमनी प्रवेश करती है और यहाँ से एक रीनल वेन्स निकलती है, यानी कि रीनल वेन निकल जाती है बाहर, रीनल वेन बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया किडनी की संरचना ऐसे होती है। एक सिंगल किडनी की संरचना ऐसे होती है, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, आंतरिक भाग मेडुला होता है और किडनी का निर्माण छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनता है। ये नलिका जैसी संरचनाएं होती हैं, इनको नेफ्रॉन कहा जाता है। किडनी के धसी हुई सतह पर, किडनी की धसी हुई सतह पर एक रीनल आर्टरी इसके अंदर आती है और उससे रक्त इसके अंदर आता है। उत्सर्जन के लिए रक्त इसके अंदर आता है और फिर रीनल वेन से बाहर निकल जाता है अवशोषित। उससे अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं इस नेफ्रॉन के अंदर बनता है। तो अब हम समझते हैं नेफ्रॉन की संरचना क्या होती है, नेफ्रॉन किस लिए इम्पोर्टेंट होती है। वृक्काणु, नेफ्रॉन को हिंदी में वृक्काणु भी कहा जाता है और इंग्लिश में नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में लाखों की संख्या में करीब करीब 15 लाख तक एक जो है किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रत्येक किडनी में लाखों की संख्या में कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, इनको नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन ही मूत्र निर्माण का कार्य करती है, इसलिए नेफ्रॉन को ही उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है। अब हम समझते हैं नेफ्रॉन की संरचना के बारे में और मूत्र का निर्माण कैसे होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं एक नेफ्रॉन की संरचना में क्या क्या होता है, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना कैसे मिलकर बनी होती है, क्यों ये उत्सर्जन तंत्र की इकाई कहा जाता है। क्योंकि मूत्र का निर्माण इसी के अंदर होता है, नेफ्रॉन के अंदर ही होता है। इसके नेफ्रॉन के मुख्य भाग यहाँ पर लिख लेते हैं। नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग होते हैं, 2 मुख्य भाग होते हैं। एक तो होता है बोमैन कैप्सूल, इसका नाम है बोमैन कैप्सूल। और बोमैन कैप्सूल के अंदर किसका गुच्छ आता है, ये आपके सामने यहाँ पर बोमैन कैप्सूल बना हुआ। कैप्सूल की संरचना कुछ ऐसे तरीके से होती है जैसा हम लोग टैबलेट में खाते हैं, यहाँ तक जुड़ा होता है, वैसे ही तरीके की एक डिब्बे टाइप की संरचना होती है यहाँ पर, इसको बोमैन कैप्सूल कहा जाता है।
बोमेन कैप्सूल के अंदर छोटी छोटी केशिकाएं भरी होती हैं। देखो कोशिका और केशिका में अंतर होता है। केशिका का मतलब होता है पतली बाल के समान नलिका। केशिका का मतलब होता है पतली बाल के समान नलिका। कोशिका का मतलब होता है एक जीवित स्ट्रक्चर, यानी कि जीवित इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। केशिका भी कोशिका की तरह ही होती है, लेकिन ये भी जीवित इकाई होती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये लंबी ज़्यादा होती हैं। ठीक, ये इनकी लंबाई ज़्यादा होती है, पतली ज़्यादा होती है, इसी वजह से इनको केशिका कहा जाता है। तो केशिकाएं इस गुच्छे के अंदर भरी होती हैं। उसको हम लोग, उस केशिका गुच्छ को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन की संरचना में बोमेन कैप्सूल है। बोमेन कैप्सूल में वृक्क धमनी इंटर कर रही है, यानी अंदर की तरफ जा रही है। ये वृक्क रक्त को इसके अंदर लेकर आती है। उसके बाद ये केशिका गुच्छ उस रक्त को छानता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन करता है, परानिस्यंदन करता है। उस केशिका गुच्छ को हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल नंबर 1 ये बोमेन कैप्सूल। नंबर 2 इसका नाम होता है नलिका। इसका नाम क्या होता है? नलिका। ठीक है, ये नलिका होती है। नलिका के 3 भाग होते हैं। एक उधर वाली संग्राहक नलिका कही जाती है, तो इसको बाद में लिख लेंगे। नलिका बटी होती है PCT और हेनले का लूप। हेनले का लूप का मतलब होता है छल्ला, गोल गोल ऐसे। तो यहाँ पे गोल बन रहा है, इस वजह से इसको हेनले का लूप कहा गया था। ठीक है, हेनले का लूप DCT और होती है संग्रहण नलिका। उधर वाली नलिका जो है, ये वाली ब्लैक वाली, ये संग्रहण नलिका है। संग्रहण नलिका है, संग्रहण नलिका है। तो हेनले का लूप, संग्रहण नलिका इतनी चीज़ों में बटी होती है। इस PCT का नाम होता है पार्श्व कुंडलित नलिका। इसका नाम होता है पार्श्व कुंडलित नलिका। हेनले का लूप है दूरस्थ, डी का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका इसका नाम होता है। ठीक, इसका नाम और संग्रहण नलिका में जो है बाद में ये संग्रहण नलिका नीचे तक जाती है। ठीक, इसको कहते हैं नेफ्रॉन। यानी एक नेफ्रॉन की संरचना में ये सब इतने पार्ट होते हैं। कौन कौन से? बोमेन कैप्सूल, इसके बाद ये नलिका 3-4 पार्टों में डिवाइड होती है। PCT यानी पार्श्व कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, और उसके बाद DCT का मतलब दूरस्थ कुंडलित नलिका, और उसके बाद में ये संग्राहक नलिका होती है। इसके अंदर मूत्र का सांद्रण होता है। अब हम लोग समझेंगे मूत्र का निर्माण कैसे होता है। मूत्र का निर्माण कैसे होता है तो समझते हैं इस बात को। मूत्र का निर्माण कैसे होता है? मूत्र का निर्माण मुख्यतः 3 क्रियाओं के अंतर्गत हो जाता है। पहली क्रिया होती है परानिस्यंदन। उसके बाद पुनर्अवशोषण, और उसके बाद में सांद्रण। उसके बाद में क्या होता है? इसका सांद्रण होता है। ठीक, ये 3 क्रियाएं होती हैं मूत्र निर्माण में। तो परानिस्यंदन की क्रिया का मतलब होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। क्या कहा जाता है? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक, रीएब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन, यानी कि जो उसको गाढ़ा करते हैं, मूत्र को जो फिल्ट्रेट इकट्ठा होता है उसको गाढ़ा करते हैं, तो उसको सांद्रण कहा जाता है। तो अब हम समझते हैं मूत्र का निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र का निर्माण ऐसे होता है कि जब वृक्क धमनी इस जो है उसके अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, यूरिया और इन सबको इसके अंदर लेकर आती है, बोमेन कैप्सूल में लेकर आती है। तो बोमेन कैप्सूल में केशिका गुच्छ ग्लोमेरुलस लगा होता है। ये ब्लड को छानने का कार्य करता है, यानी कि ब्लड के जो बड़े अणु होते हैं उनको सबको छानने का काम कर देता है, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका ये काम होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। भाई फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? छानना। इसका मतलब क्या होता है? छानना।
और जब किसी के नाम के आगे अल्ट्रा लग जाता है तो उसका मतलब होता है बड़े स्तर पर या बड़ी अच्छी तरीके से, तो उसका नाम अल्ट्रा। जैसे क्या होता है, जैसे मान लिया हम लोग जब आटा छानते हैं, तो जब आटा छानते हैं तो मोटी वाली चलनी होती है और एक पतली वाली चलनी होती है। तो मोटी वाली से चलनी से छानते तो आधी भूसी और ये सब मोटा वाला आटा उसके अंदर गिर जाता है। लेकिन जब पतली वाली जो चलनी आती है उसमें एक जो परत होती है उसको लगाते हैं, उसके बाद दूसरी तीसरी लगा देते हैं। 2 तक लगा के अगर छान देते तो आटे में कुछ भी नीचे पाउडर बचता है, वो भूसी वूसी उसके अंदर कुछ नहीं पाती है। तो इसमें जो है इतना घना जाल बिछा होता है कि उस ब्लड का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया जाता है। ब्लड के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करने के बाद उसमें यूरिया, जल और जो पोषक तत्व होते हैं वो बचे रहते हैं, इस नलिका में आ जाते हैं। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद में नलिका का काम होता है छानना, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब अच्छी तरीके से छानना। उसके बाद में क्या होता है, अवशोषण। क्या होता है, पुनर्अवशोषण। इसके बाद क्या होता है, पुनर्अवशोषण। उसके बाद क्या होता है, पुनर्अवशोषण। तो पुनर्अवशोषण क्रिया पीसीटी यानी नलिकाओं से पुनर्अवशोषण का कार्य नलिका करती है। यानी कि ये वाला तो कैप्सूल में होता है, ये वाला तो कैप्सूल में कार्य हो जाता है, और ये वाला तो नलिका में होता है, और ये नलिका के आखिरी छोर पे होता है। सांद्रण की क्रिया नलिका के आखिरी छोर पे होती है, इसको सांद्रण की क्रिया कहते हैं। तो पुनर्अवशोषण पीसीटी में ज़्यादा होता है, यानी पार्श्व नल के पुनर्अवशोषण इसमें ज़्यादा होता है। हेलने के लूप में भी जल का अवशोषण होता है। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, एक अवरोही भुजा होती है, दूसरी आरोही भुजा होती है। अवरोही भुजा में ज़्यादा अवशोषण होता है, आरोही भुजा में कम अवशोषण होता है। बीच वाली भुजा को वो कहते हैं क्षैतिज भुजा, इसके बाद भुजा को क्षैतिज भुजा कहते हैं। उसके बाद दूरस्थ कुंडलित नलिका में डीसीटी में कम अवशोषण होता है, इसमें कम अवशोषण होता है। ये जब अवशोषण होने के बाद जब इस संग्राहक नलिका में पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, सांद्रण संग्राहक नलिका कहाँ पहुंच जाता है, ये संग्राहक नलिका में पहुंच जाता है। तो इस संग्राहक नलिका में पहुंचने के बाद इसमें देखो हमारी बात समझो, यहाँ पर भी जो है इनमें अवशोषण चलते रहता है, और इसमें से जो पौष्टिक तत्व होते हैं, जल होता है, वो इस सिरा में जाता रहता है बराबर। ठीक है, इसके लिए मैंने जो है यहाँ पर वो बनाया नहीं है। ठीक, इस सिरा के अंदर बराबर ये पौष्टिक तत्व जो अवशोषण होता रहता है, अवशोषण होकर ये सिरा में बराबर जाते रहते हैं। संग्राहक नलिका में मूत्र का सांद्रण होता है, मूत्र का सांद्रण होता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मूत्र को गाढ़ा किया जाता है। पानी को रोकने का काम करते हैं, ये पानी को रोकने का कार्य करता है। हमारे शरीर में पानी को रोकने का कार्य संग्राहक नलिका करती है। जो हम लोग जो भी मूत्र बनता है हमारे शरीर में, उसका लगभग संग्राहक नलिका करती है। जो हमारे शरीर में जो मूत्र बनता है उसका फिल्ट्रेट 99% तो पुनर्अवशोषित हो जाता है, पुनर्अवशोषित हो जाता है। यानी कि जो 99% होता है वो पुनर्अवशोषित हो जाता है एक दिन के अंदर। यानी कि एक दिन के अंदर एक ग्लोरोमिलस यानी ये वाला गुच्छा 180 लीटर, कितना, 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है। 180 लीटर रक्त को फिल्टर करता है, ये फिल्ट्रेट बना देता है। मतलब इसके अंदर रक्त आता रहता है, यहाँ से निकलकर सिरा में इकट्ठा होता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर 180 लीटर रक्त को ये दिन भर में फिल्टर करता है। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में लगभग कितना बनता है, 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर पर डे। यानी कि एक दिन में एक वयस्क व्यक्ति में मूत्र की मात्रा कितनी होती है, 1 से 1.5 लीटर। इस 1 से 1.5 लीटर मूत्र के अंदर 25 से 30 ग्राम, कितना, 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। 99% पुनर्अवशोषित हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझा है। यहाँ तक हमने जो है उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा दिया है। आपने जो है क्या काम करना है, वीडियो देखनी है, और वीडियो देखकर अपनी कॉपी में जैसे जैसे मैंने बताया है प्रोसेस को भी बाई वर्ड टू वर्ड नोट कर लेना।
और जो है वीडियो को शेयर कर देना। और आखिरी में यही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कर देना और थोड़ा सपोर्ट कर देना। वीडियो देख अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना। जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमारा वीडियो आप जो है अपनी तरफ से शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।